कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो मैं बोलता हूं कि कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म के लिए कम से कम 3 सिग्मा बॉन्ड क्या होने चाहिए बच्चों? 3 सिग्मा बॉन्ड आपके कंटिन्यूसली होने चाहिए। तो 3 कंटिन्यूस सिग्मा बॉन्ड नहीं है, देखो 1 और 2 दो ही है ना, जबकि देखो इथेन के मॉलिक्यूल में 3 है, 1 2 3 1 2 3 है बच्चों। तो आप मुझे बताओ, इसमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन देखो इसमें आप पोजीशन को चेंज कर सकते हो ना, कर सकते हो बच्चों। पोजीशन को चेंज करने से अलग अलग अरेंजमेंट जनरेट होगी, होगी कि नहीं होगी बच्चों? होगी ना, कंफर्म है? आगे बात समझ में? ठीक है। अच्छा, हमने क्या बोला बताओ? यहाँ बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन है उसको क्या बोलते हैं? इस रिपल्शन को क्या बोला था? इस रिपल्शन को बॉन्ड पेयर टॉर्सिनल स्ट्रेन, टीएस। और जो ग्रुप है उनके रिपल्शन को क्या बोला था? स्टेरिक स्ट्रेन बोला था। अब देखो ये कॉमन सी बात है कि जितनी कम डिस्टेंस होगी इन ग्रुप के बीच में, जितनी कम डिस्टेंस होगी रिपल्शन उतना ही ज्यादा होगा, होगा बच्चों। अब देखो अगर इस बॉन्ड और इस बॉन्ड एकदम आमने सामने दिख रहा है आपको, आमने सामने है ना। अब अगर मैं इसको घुमा के नीचे ले जाऊं तो बताओ, ये तो नीचे है और ये ऊपर है, चेक करो, देखो दिख रहा है ना? बोलो बच्चों, क्या अब इनमें टॉर्सिनल स्ट्रेन होगी? टॉर्सिनल स्ट्रेन होगी क्या? नहीं होगी। पक्का कंफर्म? ठीक है। अच्छा बताओ, ये जो स्ट्रेन थी आपकी, इसको क्या नाम दिया था हमने? साइज पे जो डिपेंड कर रही थी, स्टेरिक स्ट्रेन। ये इन दोनों ग्रुप के डिस्टेंस एज वेल एज किस पे डिपेंड करेगी बच्चों? एज वेल एज किस पे डिपेंड करेगी? साइज के ऊपर। आगे बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, एक बात और करते हैं, एक बात ध्यान से सुनिए। मैं ऐसा बोल रहा हूं, अगर डाईहेड्रल एंगल वर्ड सुना हो आपने, जानते हो क्या डाईहेड्रल एंगल? बोलो बच्चों, जानते हो डाईहेड्रल एंगल? देखो क्या होता है डाईहेड्रल एंगल। ये दो एटम दिख रहे हैं, ये दो एटम ध्यान दीजिए, इन दोनों एटम का आपस में कोई बॉन्ड नहीं है, नहीं है ना बच्चों? इन दोनों एटम का आपस में कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन जिनसे ये जुड़े हुए हैं है ना, वो आपस में बॉन्डेड है ना। बताओ, जिनसे ये दोनों हाइड्रोजन अटैच है वो आपस में बॉन्डेड है। तो मुझे बताओ कि इन दोनों एटम के बीच टोटल कितने बॉन्ड आए? कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड आए, आए बच्चों। तो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए, कि जब भी दो एटम आपस में 3 सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट होते हो तो स्टेरिक स्ट्रेन, सॉरी क्या बोल रहा हूं, आप डाईहेड्रल एंगल को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना? कब करेंगे? अभी बताओ। ये दोनों के दोनों पैरेलल है ना बच्चों? ये दोनों के दोनों पैरेलल है पैरेलल। दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल क्या लेते हैं? दो पैरेलल के बीच में 0 लेते हैं। पैरेलल बोला है मैंने, एंटी पैरेलल नहीं बोला। 180 कैसे हुआ? दो पैरेलल वेक्टर के बीच में 0 ही होगा ना बेटा, 180 कैसे होगा? अब देखो, अब मैं इसको रोटेट करके नीचे ले जाऊं, अब बताओ, ये इधर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, दिख रहा है आपको? बोलो, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट है ना। अब बताओ, दो एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा? 180। समझ में आ गया? आ गया बच्चों? ये बात समझ में आ गई? तो डाईहेड्रल एंगल समझ में आ गया? दो ऐसे एटम जो आपस में बॉन्डेड नहीं हो, लेकिन जिनसे ये बॉन्डेड है वो आपस में बॉन्डेड है। समझ में आ गई? आप ऐसे सोचो, ये दो भाई भाई हैं और इनके ये दो बच्चे हैं, ठीक है ना? तो भाई भाई का तो रिश्ता है ना, भाई भाई तो किसी बायोलॉजिकली कनेक्ट है एक दूसरे से, लेकिन इनके दोनों बच्चे डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं है ना, लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्ट है ना। बोलो बच्चों, समझ में आ गया?
ठीक है, अब ध्यान रखना मैंने क्या बोला कि टॉर्सिनल स्ट्रेन भी आप कब डिफाइन करेंगे, जब दो एटम्स 3 बॉन्ड के द्वारा सेपरेट हो। देखो ये 2 एटम 1 2 3 3 बॉन्ड से सेपरेट है। अब मुझे बताओ ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, कौन सी है बच्चों बताओ, ये स्ट्रक्चर किसकी है, साइक्लोहेक्सेन है बच्चों, साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर है। अब मुझे बात हो बेटा, मैं ये पूछ रहा हूं इन दो एटम को, ये जो मैंने पकड़ रखे आपके सामने दिख रहे हैं, क्या इन दोनों के बीच में टॉर्सिनल स्ट्रेन काम करेगी, इन दोनों के बीच में चेक करो। देखो ये जिनसे कनेक्ट है ये आपस में कनेक्ट है, ये एटम जिनसे कनेक्ट है वो आपस में कनेक्ट है बच्चों, तो करेगी ना। तो मतलब क्या हुआ कि जब भी दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड आ जाए, बोलो बच्चों, जब भी दो एटम के बीच में 3 बॉन्ड आ जाए तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, टॉर्सिनल स्ट्रेन और डाइहेड्रल एंगल। बोलो बच्चों कितना समझ में आ गया। ये बात क्लियर है। चलो अब अपन इसको लिखते हैं बेटा, ठीक है। चलो बच्चों अब देखो, अब अपन हेडिंग डालते हैं क्या, कंफर्मेशनल और रोटेशनल आइसोमेरिज्म, कंफर्मेशनल और रोटेशनल, ठीक है। तो देखो सबसे पहली पहली बात करते हैं अपन क्या, कंडीशन फॉर कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म, है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, एटलीस्ट 3 सिग्मा बॉन्ड should be present कंटिन्यूअसली। कितने सिग्मा बॉन्ड बच्चों बताओ, कितने सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा। अब ध्यान दो बेटा, जैसे देखो मेरे पास ये मीथेन है, ठीक है, ये इथेन है, ठीक है, देखो बच्चों कंटिन्यूटी का मतलब यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड हुए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 4 हो गए। तो मुझे बताओ मीथेन में तो कंटिन्यूटी में 2 ही है ना, तो ये तो नहीं करेगा, ये कर देगा बच्चों। अब मुझे बताओ जब इथेन कर देगा तो प्रोपेन कर देगा, और प्रोपेन कर देगा तो ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन, कोई ऐसा होगा जो नहीं करेगा, बोलो बच्चों। अरे बात समझ में आई क्या, तो मुझे बताओ अमंग एल्केन्स कौन सी एल्केन कंफर्मेशनल रिप्रेजेंट नहीं करेगी, बोलो बच्चों, सिर्फ मीथेन, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, अमंग एल्केन्स ओनली मीथेन
doesn't represent conformational आइसोमेरिज। समझ आएगी बात? बोलो बच्चों, ये पहला पॉइंट समझ में आया? अब देखो, मुझे एक बात बताओ, क्या इस मॉलिक्यूल में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? बोलो बच्चों, है ना? बस आप तो काउंट क्या करो, 3 सिग्मा बॉन्ड करो, है बच्चों, है ना? अच्छा अब बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं ये साइक्लोहेक्सेन है, ध्यान दीजिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6, बोलो बच्चों पॉसिबल है क्या? है बच्चों? पढ़ेंगे अपन आगे, है ना? आगे बात समझ में। अच्छा अब बताओ, देखो बच्चों, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, तो पाई बॉन्ड के कारण रोटेशन क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा ना? पाई बॉन्ड के कारण रोटेशन आपका रेस्ट्रिक्ट हो गया, तो नहीं होगा। समझ में आएगा बच्चों? बोलो, ये बात समझ में आएगी? ये बात समझ में आई बच्चों? बोलो क्लियर है? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, और बात को अपन आगे करें तो हम क्या कह सकते हैं, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि conformational isomerism is due to free rotation with respect to carbon carbon sigma bond। बोलो बच्चों, ये पिक्चर समझ में आई? ये पिक्चर समझ में आई? इस लाइन को समझ पा रहे हैं आप? अब देखो अपन क्या बोलेंगे, among alkanes carbon carbon sigma bond is a cylindrical bond, so it can rotate easily, है ना? Resulting in the formation of various arrangement of hydrogen atoms in space around कार्बन एटम। ये बात सुनिए बच्चों, ऐसा इसलिए हो रहा है कि एल्केन में जो क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो कैसा है? सिलेंड्रिकल, जो इजीली रोटेट कर सकता है, और उसके कारण आपके हाइड्रोजन एटम की स्पेस में बहुत सारी अरेंजमेंट जनरेट हो रही है ना बच्चों? अब देखो, these all arrangement, है ना, these all arrangement are known as conformers और conformational isomerism। ठीक है ना? अब देखो बेटा सुनो, अब मुझे ये बताओ, अगर बॉन्ड को रोटेट करना है, ठीक है ना, तो रोटेट करने के लिए एनर्जी चाहिएगी। बोलो बच्चों, बोलो, चाहिएगी? तो क्या बोलेंगे, देखो, द एनर्जी which is required for the rotation of
कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड is available at room temperature. So these various conformers rapidly interconvert into each other. So we cannot separate these conformers. आप मुझे बताओ, जितने भी कन्फर्मर्स मिल रहे हैं, है ना, हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। इसका मतलब ये आइसोमेरिज्म ट्रू आइसोमेरिज्म है क्या? बोलो बच्चों, देखो ध्यान है ना, ट्रू आइसोमेरिज्म अपन उसी को बोलते हैं जिसमें आप जो आइसोमर्स बन रहे हैं ना, उनको आप अलग अलग बता सको। आप मार्केट में जाके कहो कि मुझे तो इस एंगल ऑफ रोटेशन वाला आपका इथेन का चाहिए, वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो रैपिडली इंटरकन्वर्टेबल है। समझ में आ रहा है? कोई भी आइसोमर है, जैसे एन ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, अलग अलग मिलते हैं आपको, अलग अलग मिल जाएंगे नेचर में। समझ में आ रही है बात? बोलो बच्चों, है ना। तो अपन बोलेंगे इट मीन्स it is not a true isomerism. समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, for a compound total number of conformers are infinite. बोलो बच्चों, एक कंपाउंड के लिए बोलो जो कन्फर्मर्स होंगे वो इनफाइनाइट हो सकते हैं बच्चों? बोलो बोलो, हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ रोटेशन तो अपन क्या कह सकते हैं? बोलो बच्चों, इनफाइनाइट एंगल ऑफ रोटेशन हो सकते हैं, है ना। आगे देखो, बट दे आर classified on the basis of their stabilities and stability of various conformers depends upon following two strain. ठीक है ना? ठीक है बच्चों, तो देखो सुनो, अब अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास ये बच्चों ऐसे दिख रहा था आपको, इथेन का मॉलिक्यूल ऐसे दिख रहा था, देखो ये ऐसे दिख रहा है। बोलो बच्चों, ऐसे दिख रहा है? अब देखो बेटा सुनो, मान लो मैंने ये बता दी, अब बताओ ये बॉन्ड पे और ये बॉन्ड पे, इनके बीच में ये जो रिपल्शन होगा, बॉन्ड पे रिपल्शन, ये कौन सा होगा बताओ? ये होगा टॉर्सिनल स्ट्रेन, होगा बच्चों। अब बताओ ये टॉर्सिनल स्ट्रेन कंफर्म है, किस पे डिपेंड करेगा? बोलो बच्चों, किस पे डिपेंड करेगा? स्ट्रेन्स के ऊपर। ठीक है बच्चों। अच्छा, इन दोनों ग्रुप के बीच कौन सा रिपल्शन होगा? दोनों ग्रुप के बीच स्टेरिक स्ट्रेन या वांडरवॉल स्ट्रेन।
आगे बात समझ में? बोलो, ये किस किस पे डिपेंड करेगा? ये इन दोनों ग्रुप के बीच की डिस्टेंस और साइज पर। तो देखो बेटा सुनो, सबसे पहले लेते हैं टॉर्सिनल स्ट्रेन, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं टीएस, टॉर्सिनल स्ट्रेन, दैट इज टीएस। क्या बोल सकते हैं? देखो बच्चों, रिपल्शन बिटवीन टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, है ना, टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन। बोलो बच्चों, ये दोनों कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट है और इनके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन होगा उसको टॉर्सिनल स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा क्या बोलेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन these टू बॉन्ड पेयर, है बच्चों? आगे बात समझ में? बोलो, ये बात समझ आ गई? अब देखो बेटा सुनो, अपन क्या बोलेंगे, टॉर्सिनल स्ट्रेन is defined when two atoms are separated by three bonds, है बच्चों? तीन बॉन्ड कैसे हुए? देखो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। बोलो ये बच्चों समझ में आ गया? जी और जी के बीच में कितने बॉन्ड है? बताओ बच्चों, जी और जी के बीच में 3 बॉन्ड है बच्चों, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, अपन बात करते हैं स्टेरिक स्ट्रेन, और इसी को बोलते हैं बच्चों वांडरवॉल स्ट्रेन, ठीक है, एसएस या वीएस, ठीक है। तो देखो बेटा ये क्या होगी, इट इज रिपल्शन बिटवीन टू ग्रुप्स which are separated by T bonds, है ना, and it depends upon size of group and distance between these groups। बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया? ये बात समझ में आई बच्चों? बोलो। अब देखो नेक्स्ट मैं बात करता हूं बेटा डाइहेड्रल एंगल, है ना, DHA। मान लो मेरे पास ये है ABCD, ठीक है बच्चों। अब देखो जैसे ये लिखा मैंने, ठीक है, और फिर मैंने ये लिखा, अब देखो बेटा ये हमें, देखो इस, है ना, इस आइसोमेरिज्म में दो एटम, है ना, जो 3 बॉन्ड से सेपरेट है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। बताओ ए और डी के बीच में कितने बॉन्ड है? बोलो 3 बॉन्ड है। अब बताओ बच्चों, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है कि नहीं है? बोलो बच्चों पैरेलल है। अच्छा ये दोनों एंटी पैरेलल है बच्चों? बोलो सही लिखा है क्या? अब बताओ, अगर मैं यहाँ बोलूं
कि यहाँ डाईहेड्रल एंगल 0 डिग्री है और यहाँ डाईहेड्रल एंगल 180 डिग्री है। तो क्या ये बात आपको दिमाग में बैठी? बोलो बच्चों, पक्का? तो देखो डाईहेड्रल एंगल अपन क्या बोलेंगे, इन ए चेन ऑफ एटम्स A, B, C, D, the dihedral angle is the angle observed between A and D, है ना? Means two atoms which are separated by 3 bonds. क्लियर है बच्चों? क्या इतना समझ में आया आपको? बोलो बच्चों, अब बताओ मेरे को, मैं कहता हूं क्वेश्चन बताओ, इन विच कंपाउंड least hindered rotation is found? ठीक है, तो ये बताना आपको। बताओ बच्चों, इन विच कंपाउंड लीस्ट हिंडर्ड रोटेशन इज फाउंड? देखो बच्चों सुनो, ए और बी में तो कोई मतलब ही नहीं है ना? अब सी और डी में अपन सी को पहले प्रेफरेंस देंगे, डी को क्यों नहीं दिया बच्चों? डी को क्यों नहीं दिया? देखो क्लोरीन का साइज, बोलो बच्चों, हाइड्रोजन से बड़ा होगा ना, तो जब साइज बड़ा हो गया तो कहीं ना कहीं रोटेशन में क्या आएगी? हिंड्रेंस आएगी ना बच्चों? बोलो, हिंड्रेंस आएगी? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन बताओ, ease of rotation for carbon carbon सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब बताना, देखो बच्चों, CH3 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 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 और इनके रेस्पेक्ट में आपको इसको रोटेट करना है। बताओ बच्चों, तो देखो बेटा, इस कार्बन पर तीनों ही हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर 2 तो हाइड्रोजन है ना, और एक मिथाइल ग्रुप है, और 2 हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है। बताओ मुझे, तो कहाँ ग्रुप सबसे छोटे? बताओ बच्चों, 1 में ना, तो ये इजीली रोटेट करेगा। बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? बोलो, है ना? ये क्लियर है बच्चों? कितने पॉइंट सबको समझ में आ गए? कितने पॉइंट सबको क्लियर है? चलो, अब देखो बेटा सुनो, अपन बात करते हैं नेक्स्ट, क्या? कंफर्मेशन इन इथेन, है ना? इथेन में कंफर्मेशन की बात करते हैं, तो देखो बेटा सुनो, समझना इसको ढंग से, ध्यान देना। मान लीजिए ये बच्चों देखो इथेन का मॉलिक्यूल है, जो आपको इस तरह से दिख रहा है बच्चों। अगर आप इसको, है ना, इधर से देख रहे हो तो बेटा बताओ, ये वाला कार्बन
आपके लिए फ्रंट वाला हो गया बच्चों, और ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, रियर वाला हो गया, बैक साइड वाला हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, बताओ, बोलो समझ में आई बात? अरे फ्रंट और रियर समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे क्या बोला था, ये y दिख रहा है आपको, ये y दिख रहा है बच्चों? तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना। देखो दोनों कार्बन कार्बन को तो मैंने ऐसे दिखा दिया बच्चों। फिर देखो ये y ऐसे बनाया बच्चों, और फिर एक y ये बनाया। बोलो बच्चों, क्या ये समझ पा रहे हो आप? दोनों y समझ पा रहे हो क्या? बोलो बच्चों, समझ पा रहे हो पक्का? ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ये जो बनाया आप लोगों ने, ठीक है ना, इसी को मान लो, आप ऐसे सोचो, ये आपके सामने एक पेन है, ये फ्रंट वाला कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन हो सकता है बच्चों, एक फ्रंट और एक रियर वाला। अब मुझे बताओ, फ्रंट वाला कार्बन आपको दिखेगा? अरे फ्रंट वाला दिखेगा, ठीक है, लेकिन रियर वाला आपको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। तो देखो बच्चों सुनो, अपन इसको ऐसे भी दिखाते हैं, इस तरह से, देखो सर्कल से दिखाया बच्चों। सर्कल में क्या करेंगे कि सर्कल में जो फ्रंट वाले कार्बन है ना, उनके हाइड्रोजन एटम अपन इसके सेंटर से जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? तो फ्रंट वाले कार्बन से आपको कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए दिख रहे हैं, बताओ? फ्रंट वाले से कितने हाइड्रोजन? 3। और किस फॉर्म में दिख रहे हैं ये? इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट? वाई की फॉर्म में, है ना? तो वाई की फॉर्म में मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं। बोलो बच्चों, ये तो हो गया फ्रंट वाला कार्बन। अब इस फ्रंट के ठीक पीछे रियर साइड में भी कार्बन है बच्चों, वो दिख नहीं रहा ना, वो दिख नहीं रहा ना आपको? बोलो। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं कि हम उसके कार्बन को है ना, कहां से जोड़ते हैं बच्चों? पेरीफ्री से जोड़ते हैं, ठीक है? ये इसके पीछे की साइड है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों, अरे दिमाग में बैठ गया, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, ध्यान से समझना, ये अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, ध्यान से सुनो, ये जो 3 है ना, 3 बॉन्ड को अगर अपन इस तरह से सोचे, तो मैं अगर इनको मिला दूं, है ना, तो बताओ एक तरह से जो ये y है, y की तीनों आर्म्स को मिलाओगे, एक ट्रायंगल बन जाएगा क्या? बोलो बच्चों, चाहे y उल्टा हो चाहे सीधा हो, बनेगा? अब मुझे बताओ, ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल कितना हुआ? कितना हुआ ये एंगल ट्रायंगल में? 120। तो मुझे बताओ, इनके जस्ट बीच में वह कितना हुआ? 60 हुआ बच्चों। अब 60 पर अगर मान लो आपने यहाँ कोई ग्रुप रखा, ठीक है, तो बोलो बच्चों, वो इन दोनों ग्रुप से इक्वली, बोलो, इक्वल डिस्टेंस पर है कि नहीं है बच्चों? इस ग्रुप से और इस ग्रुप से है। अब आप सोचो कि अगर मान लो मैं ये 90 पर रख देता, सपोज मैं यहां रख देता, तो क्या दिक्कत होती बच्चों, बताओ? ये एक से तो 90 पर हो गया, लेकिन दूसरे से किस एंगल पर आ गया? बोलो बच्चों, 30 पे। तो अब मुझे बताओ, क्या ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है? क्या ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं है। तो हमेशा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सही होता है? कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सही होता है? कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से स्टेबिलिटी आती है? सिमेट्रिकल से आती है ना बच्चों?
तो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से आती है? सिमेट्रिकल से। ये बात समझ आई? तो देखो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अपन समझेंगे। ये आंख वाँख मुझे बनानी कम ही आती है, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, मैंने किया क्या, मैंने बच्चों देखो ये जो था आगे वाला y है ना, इसको ऐसे ही रखा, ठीक है। लेकिन पीछे वाले जो y है ना, उसको देखो मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ऐसे उल्टा हो गया क्या? बोलो बच्चों, दोनों y उल्टे हैं, ध्यान दो। देखो पहले यहां दोनों y कैसे थे, ये इस तरह से दिख रहा है आपको, और पिछले वाला भी ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है क्या? दोनों y ऐसे दिख रहे हैं। इसमें देखो कैसे दिख रहे हैं, ये एक ऐसे दिख रहा है और एक आपको इस तरह से दिख रहा है, दिख रहा है क्या? अरे ये दोनों y आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? बोलो बच्चों। अब देखो मुझे बताओ, अगर मुझे ये रोटेशन देना हो और उनको एकदम बीच में लाना हो तो ये एंगल कितना हुआ बताओ? रोटेशन देके बीच में लाना हो तो कितने का रोटेशन हुआ? 60 का हुआ ना? हुआ बच्चों 60 का, समझ में आ गया 60? अब देखो इसमें कैसे समझाओगे, देखिए बेटा ध्यान दीजिए, यहां से अपन कैसे करेंगे, ये h, ये h, ये h है बच्चों। 60 का मतलब एकदम बीच में लेके आ जाएंगे, आ जाएंगे बच्चों, ये बीच में लेके आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? बच्चों समझ में आया? बोलो बच्चों, ये चीज समझ में आई? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, ये जो आप जो y के अकॉर्डिंग बना रहे हो ना बच्चों, ये y वाला फंडा दिख रहा है, ये y वाला फंडा तो है ना, ये तो एक साइंटिस्ट था सो हॉर्स, तो इसके बेसिस पे नाम पड़ा हुआ है सो हॉर्स प्रोजेक्शन, है ना। और ये 3D अरेंजमेंट है, दिख ही रहा है 3D दिख ही रहा है आपको, है ना। और ये जो है बच्चों, ये आपका न्यूमान्स प्रोजेक्शन है बच्चों। और ये कैसा है, ये 2D है, समझ में आ गया? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, मुझे एक सिंपल सी चीज बताना, अभी दोनों हाइड्रोजन और यहाँ ये दोनों हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको? तो अभी इन दोनों हाइड्रोजन के बीच कितना एंगल होगा बताओ इस फॉर्म के अंदर? सबसे पहले इसका बताओ मुझे, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के पैरेलल है? अरे पैरेलल है फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में, तो कितना हुआ? 0 हुआ। तो देखो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ डाइहेड्रल एंगल कितना है, 0 है, और यहाँ एंगल 60 डिग्री, बोल सकता हूँ क्या? बोलो बच्चों, डाइहेड्रल एंगल 60 बोल सकता हूँ, आएगा? अरे बोलो बच्चों, देखो ये जो दोनों वाई है एक दूसरे के आगे पीछे, दोनों वाई दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखो मैं अगर क्या कर रहा हूं, इसको इस तरह से कर देता हूं, देखो ऐसे। अब बताओ, अब आपको जो बताना है, तो अब इसके और इसके बीच में एंगल कितना हो गया? अरे पहले यहां था, अब आपने इसको 60 से रोटेट किया, समझ में आई क्या बात? तो ये 60 हो गया। अब देखो बेटा मुझे बताओ, देखो जब थीटा 0 डिग्री था तो ये मिला, बोलो बच्चों 0 डिग्री पे ये मिला, 60 का रोटेशन देते ही आपको ये मिल जाएगा ना। मैं इसको फर्स्ट बोलता हूं, इसको सेकंड बोलता हूं। अब मुझे बताओ, सेकंड को अगर मैं वापस 60 का रोटेशन दे दूं, सेकंड को वापस 60 का, यानी ओवरऑल कितना, ओवरऑल कितना हो गया 120 का,
तो कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी? वापस फर्स्ट बन जाएगी ना। आप देखो इसको वापस 60 का रोटेशन दोगे तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, जाएगा, और ये यहाँ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो देखो 120 पर ये बन जाएगा। अब बताओ 120 पर मैंने वापस 60 का रोटेशन दिया, यानी ओवरऑल कितना हो गया? ओवरऑल कितना हो गया? 180। तो 180 पे क्या बनेगा? 180 पे सेकंड स्ट्रक्चर बनेगी, बनेगी बच्चों। इसको वापस मैंने 60 का और जोड़ के दिया, यानी 240। तो 240 पर ये बन जाएगा 3, बोलो बनेगा? 240 पे ये बनेगा। और बताओ 300 पर ये बनेगा और 360 पर ये बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो बच्चों। अरे समझ में आया क्या? हमने पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर दिया। अब देखो बच्चों सुनो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों एक्लिप्स फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेगर्ड फॉर्म। ठीक है। अब बताओ टॉर्सिनल स्ट्रेन की बात करें तो बताओ ये दोनों जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है वो एकदम आमने सामने है बच्चों। अरे दोनों वाई सामने है एकदम, देखो इसके जस्ट सामने ये है, तो आमने सामने। तो टॉर्सिनल स्ट्रेन मैक्सिमम हुई या मिनिमम हुई? बोलो मैक्सिमम हुई ना। टॉर्सिनल स्ट्रेन मैक्सिमम हुई। इधर बताओ, इधर टॉर्सिनल स्ट्रेन क्या होगी? इधर टॉर्सिनल स्ट्रेन क्या होगी? मिनिमम होगी ना बच्चों। क्यों होगी? देखो अब इनके बीच डिस्टेंस बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है ना बच्चों। देखो ये यहां है और ये वाई नीचे चला गया, समझ पा रहे हो क्या? ये दोनों वाई आमने सामने थे और अब ये देखो एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है? समझ पा रहे हो बच्चों? बोलो। ठीक है। अब बताओ तो जब टॉर्सिनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है ना बच्चों, तो मैं कह सकता हूं ये क्या है? ये जो है वो लेस स्टेबल, और ये क्या बच्चों? मोर स्टेबल। बोल सकता हूं क्या? बोलो बच्चों। अब देखो तो हमने इनको एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड किया कि 0 पे कौन मिला, 60 पे कौन मिला। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा ये एंगल के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पा रहे हो। अगर मान लो थीटा अदर देन अबव, कोई भी थीटा हो, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, है ना आपका 150 डिग्री, 220 डिग्री, इस कंडीशन में क्या बोलेंगे? इसको आप ऐसे समझो, देखो सपोज ये स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है। अगर मैं बोलता ये मिड वाली कंडीशन है बच्चों, तो मिड वाली तो ये हो गई। इसके बीच में जो भी कंडीशन आ रही है बच्चों। अब मुझे बताओ अगर इन दो ग्रुप के बीच में आया तो अगले में भी बीच में आएगा ना। तो यहां बताओ ये जो एंगल है, जैसे सपोज कि थीटा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 60, इनको क्या बोलेंगे बच्चों? बताओ बताओ इन फॉर्म्स को क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं बच्चों स्क्यू फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्क्यू फॉर्म, गाउच नहीं बोलते। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो बच्चों स्टेगर्ड स्क्यू
और एक्लिप्स्ड। क्या बात सही है? स्टेगर्ड में डाईहेड्रल एंगल सबसे ज्यादा था, कितना था? 60 था। स्क्यू में क्या बोल सकते हो? 60 से कम और 0 से ज्यादा। और आपके एक्लिप्स में 0 ही है। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आएगी? अरे ये बात समझ में आएगी क्या? बोलो। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी समझ में आ गया? अब देखो, मैं ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा तो बताओ, एनर्जी जो होगी वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। एनर्जी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों। बोलो। एक बात बताओ बच्चों, मैं आपसे अगर बोलूं कि इसकी है ना एक्लिप्स्ड फॉर्म हाईली अनस्टेबल है, किस कारण? बताओ। एक्लिप्स फॉर्म हाईली अनस्टेबल, बताओ किस कारण? ड्यू टू टॉर्सिनल स्ट्रेन, मैक्सिमम टॉर्सिनल स्ट्रेन। और स्टेगर्ड फॉर्म हाईली स्टेबल है, बताओ बच्चों। टॉर्सिनल स्ट्रेन मिनिमम है। समझ में आ गया? बोलो बच्चों। चलो अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों सुनो, मैं लेता हूं कंफर्मेशन इन प्रोपेन। देखो, अब अगर अपन प्रोपेन की बात करें, ठीक है बच्चों, तो प्रोपेन में चाहे आप, है ना, इसके रेस्पेक्ट में घुमाओ और चाहे आप इसके रेस्पेक्ट में घुमाओ, एक ही बात है ना। आप ये सोचिए कि जैसे ये इथेन का एक मॉलिक्यूल है बच्चों? हाँ, जो आपने ऊपर दिखाया था, ये देखो इथेन का मॉलिक्यूल, इसके रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहे थे। अब अगर मैं इस हाइड्रोजन की जगह एक मिथाइल लगा दूं तो बोलो बच्चों, बन जाएगा क्या? इथेन में इस हाइड्रोजन की जगह मान लो मैं यहाँ पर मिथाइल लगा दूं तो लगाओ। तो देखो बच्चों सुनो, जैसे ही मैंने यहाँ पर CH3 लगाया, ये हो गया बच्चों। अब देखो बेटा, ये आपके लिए मान लीजिए आप इसको क्या कर रहे हो, इस साइड से देख रहे हो, देख रहे हो बच्चों? ठीक है, तो इस साइड से अगर आप इसको देख रहे हो तो ये आपके लिए हो गया फ्रंट, और ये क्या हो गया? रियर हो गया। हो गया बच्चों? अब मुझे बताओ, फ्रंट और रियर, चलो ये बात समझ में आ गई। फ्रंट वाले पर अपन कह सकते हैं बच्चों, फ्रंट वाले कार्बन पर आपको क्या क्या दिख रहा है? बताओ। फ्रंट वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन दिख रहा है आपको? देखो बच्चों, ये 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। और रियर वाले पे क्या दिख रहे हैं? रियर वाले पे क्या दिख रहा है? 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल दिख रहा है बच्चों। देखो, ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन दिख रहा है बच्चों। अब बताओ, अगर मैं इसको 60 डिग्री का रोटेशन देता हूं तो आफ्टर 60 डिग्री रोटेशन, बोलो बच्चों, इसकी पिक्चर कुछ ऐसी आएगी क्या? आएगी बच्चों? बोलो बेटा, ऐसी पिक्चर आएगी? अब एक बात बताओ बच्चों, मैं कहता हूं कि आपके ना प्रोपेन के अंदर जो स्टेरिक स्ट्रेन है वो इथेन से ज्यादा है बच्चों। ऐसा क्यों, बताओ भाई? प्रोपेन के अंदर जो स्टेरिक स्ट्रेन है वो इथेन से ज्यादा है, रीजन समझ में आ गया? अब देखो, जो पीछे H था उसकी जगह CH3 आ गया, तो मिथाइल ग्रुप का साइज बड़ा है ना बच्चों? बोलो बच्चों। तो अब मुझे बताओ कि यहां देखो, इस फॉर्म के अंदर, एक्लिप्स फॉर्म के अंदर टॉर्सिनल स्ट्रेन तो है ही, साथ में क्या डेवलप होगी? साथ में और क्या डेवलप होगी? स्टेरिक स्ट्रेन। आगे बच्चों, तो मैं कह सकता हूं, देखिए, कि
eclipsed form of propane has TS and SS. TS that is torsional strain and SS that is steric strain. अब देखो बच्चों सुनो, अपन क्या कह सकते हैं कि eclipsed of propane है ना, और eclipsed of इथेन, बताओ किसकी एक्लिप्स ज्यादा स्टेबल होगी? बोलो बच्चों, किसकी एक्लिप्स ज्यादा स्टेबल होगी? इथेन की। ये बात समझ आई बच्चों? बोलो, ये बात क्लियर है क्या? बोलो बच्चों, ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो